हेलो एवरीवन, दिस इज वेद। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से मिल सकते हैं। तो यार 16 नंबर 20 नंबर का पेपर आपको इस इकलौते इस चैप्टर को से मिल जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चन हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। So first of all, let me introduce myself. I am Ved Prakash Singh and I did BTech in Electrical and I have mentored thousands of students so far and gave several selections in NEET. And guys, let's talk about the plus subscription and iconic subscription plan. तो guys, plus subscription की अगर आप प्लान की बात करोगे तो 2 साल का आपका प्लस सब्सक्रिप्शन आपका 56,000 के अराउंड है। 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको 48,000 के अराउंड मिलेगा एंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान आपका 39,000 के अराउंड है। एंड यू कैन यूज रेफरल कोड वेद टू गेट 10% डिस्काउंट एंड प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आपका 2 साल का 1 लाख के अराउंड है, 18 मंथ्स का आपका 80,000 एंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान ये आपको 65,000 के अराउंड पड़ेगा। एंड यू कैन यूज माई कोड वेट टू गेट 10% डिस्काउंट एंड प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके जी। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहां पे आप देखो 2 वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है। दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दे दिया α1 एंड α2 रिस्पेक्टिवली। दे आर जॉइंड इन सीरीज, उनको आपने सीरीज में लगाया हुआ है। द इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आप ये बताओ कि मान लो कि किसी टी टाइम के बाद इस वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 1 प्लस α1 T1। किसी टी टाइम नहीं, किसी टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद T1 टेम्परेचर ले लो, चलो इसे, ठीक है। उतने ही टेम्परेचर के बाद आपका जो दूसरा वाला है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 1 प्लस अल्फा। यही तो होता ना 1 प्लस अल्फा डेल टी, इतना। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो मेरा जो R इक्विवेलेंट होगा क्या होगा, RT1 प्लस RT2, यही तो होगा। अब मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ R1 1 प्लस अल्फा 1T और इधर R2 1 प्लस अल्फा 2T। तो गाइज यहां से हम R1 प्लस R2 को अलग कर लेते हैं और यहाँ पे मैं T को अलग कर लेता हूं तो क्या होगा, ये α1 प्लस α2 हो गया। दिस इज व्हाट R इक्विवेलेंट। ओके, अब आप मुझे बताओ बच्चों कि अब अगर मैं R1 प्लस R2 को ही कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ये हो जाएगा α1 प्लस α2 डिवाइड बाय क्या हो गया, R1 प्लस R2 इंटू क्या हो गया T। ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा अगर मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो। ये कुछ कॉमन लेने पे एक चीज और है, जब मैंने यहाँ पे इसको लिखा तो गाइज इनके साथ और भी तो टर्म्स होंगे, है ना। इसमें से देखो मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये R1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो R1 यहाँ पे आ गया, ये R2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ गया। लेकिन ये अगर आप देखोगे यहाँ ये T कॉमन लोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे ये T हम कॉमन लेंगे तो ऐसा आएगा ना, R1 अल्फा 1 R2 अल्फा 2, ठीक है। और क्या आएगा T, यहाँ लिख दो R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया। तो अब बच्चों अगर आपको अल्फा इक्विवेलेंट चाहिए तो ये रहा अल्फा इक्विवेलेंट, यही तो होगा। जैसे मान लो अगर आप R इक्विवेलेंट लिखते तो क्या होता, यही तो होता R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस जो भी अल्फा इक्विवेलेंट इनटू T होता। तो गाइस ये यहाँ पे जो भी है दैट इज अल्फा इक्विवेलेंट, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डिवाइड बाय क्या है, R1 प्लस R2। So this will be the answer. So correct answer is option C here. हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन C आएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन I and voltage V shown in the figure, identify the portion corresponding to negative resistance। मतलब हमें बताना है कि इसमें किस वाले ग्राफ के किस पोर्शन में रेजिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक बात बताओ यार कि हमें इस ग्राफ का पहले स्लोप चेक करना था। इस ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का स्लोप dy बाई डी एक्स, वाई पे यहाँ आई लिया हमने तो dy बाई dv है, जबकि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है v बाय आई होता है। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ।
मतलब 1/r इज इक्वल टू स्लोप होगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया इस ग्राफ का 1 स्लोप होगा, रेसिप्रोकल हो गया, हाँ क्योंकि उल्टा दिया है ना ये वी आई और वी का ग्राफ ऐसे। अब आप बस ये चेक कर लो कि कहां पे इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, जहां नेगेटिव होगा वहीं पे आपका हो जाएगा। अगर आप देखोगे सी और डी के बीच में अगर आप कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, टेंजेंट डालो, तो आपका एंगल थीटा 90 से ज्यादा है। तो सी से डी पोर्शन में थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, तो आपका tan थीटा नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या होगा सी डी होगा, है कि नहीं? क्योंकि हमें बस स्लोप चेक करना, जहां स्लोप नेगेटिव मेरा रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा। आप देखो इसमें हम मानते हैं ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है ना, एक वायर है जिसका लेंथ आपको L दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, इज स्ट्रेस्ड टू गेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर रहे हो हाफ कर रहे हो। व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस? एक बात बताओ बच्चों, एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है। एक वायर है जिसका लेंथ क्या है L है, रेजिस्टेंस R है, इज स्ट्रेच टू गेट द रेडियस R/2। इसका रेडियस कितना हो गया R/2 हो गया, R/2 हो गया। व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस? तो इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या है ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा जी एक बात बताओ कि आपने अगर मेरे लेक्चर्स देखोगे, मैंने बताया कि जब भी किसी वायर को आप स्ट्रेच करते हो तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ कि वॉल्यूम पहले कितना था, देखो V1 इज इक्वल टू V2, पहले वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है, पहले लेंथ L था, एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर। बाद में देखो लेंथ क्या होगा L डैश। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, देखो डायरेक्ट देखो R इज इक्वल टू क्या होता है रो L/A होता है। एरिया का आपको आइडिया नहीं है, एरिया को आपको आप क्या कर रहे हो यहाँ पे रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपने रेडियस को हाफ कर दिया। ये बताओ कि मुझे लेंथ नहीं पता यहाँ पे क्या है। जैसे अगर मैं देखूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L क्या होता है V, तो अगर मैं यहाँ से V निकालूँ तो क्या होगा V/L, यहाँ पे पुट कर दो A को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा R रो L अपॉन V/L, तो ये आ जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन V। तो मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके L स्क्वायर के। गाइस रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो L स्क्वायर, अगर आप सिर्फ L के टर्म्स में डील करना चाहते हो। तो अगर मान लो आप एरिया के टर्म्स में डील करना चाहते हो, देखो तो R इज इक्वल टू क्या है रो L/A, तो वॉल्यूम क्या होता है A इंटू L की वैल्यू निकाल लो V/A पुट करो यहाँ पे, तो देखो रो अपॉन A, L की जगह क्या रख दू V/A, तो क्या हो जाएगा रो V अपॉन A स्क्वायर। तो जब भी वायर अगर स्ट्रेच करेगा तो अगर एरिया के टर्म्स में सॉल्व करना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, अगर लेंथ के टर्म्स में सॉल्व करना है तो क्या होगा L स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखो, बहुत जल्दी क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो खैर मैंने इतना आपको डिराइव करके दिखाया, जिसको पता हो तो डायरेक्टली यूज करेगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि पहले रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था A के, और एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पहले जो रेजिस्टेंस था R1, पहले रेजिस्टेंस जो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस कितना है R स्क्वायर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया R⁴। अब बाद में रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, रेडियस क्या हो रहा है R/2⁴ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R⁴ डिवाइड दे दो, तो R1/R2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 16 आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया कि R2 की वैल्यू है पहले जितना था उसका 1/16 आएगा, ये 1/16। तो R2 की वैल्यू कितनी आई, पहले जितना रेजिस्टेंस था उसका 16 टाइम्स हो जाएगा, खत्म। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी आ रहा होगा। तो देखो यार जिनको पता है वो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते थे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता, डायरेक्टली आप यूज कर सकते थे, जिनको पता था, जिनको पता डायरेक्टली इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाल के यहाँ पे इसको दिखा भी दिया है, तो मैं इसको अलग से लिख भी देता हूं जिससे आप इसको यूज करो। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा या फिर जब भी वो बात किसकी करेगा स्ट्रेस, तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट ही होता है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए L स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए इसके A स्क्वायर, और गाइस A स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रेडियस की पावर 4,
डायरेक्टली इन रिलेशंस को आप यूज करना, टाइम सेव होगा आपका डायरेक्टली। आगे चलते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया, ये VI ग्राफ दिया है फॉर ए कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 एज शॉन इन द फिगर। T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये जो T2 माइनस T1 है किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ये T2 और T1 किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है, T2 T1 किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो स्लोप है, क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है ना। जैसे आप देखो ये V और I का ग्राफ है, तो VI ग्राफ का, तो I लिख देते हैं यार पहले, तो ये VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, आपको देता है रेजिस्टेंस देता है। तो ये बताओ कि पहले वाले का, इसका एंगल थीटा दिया है ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। इसका देखो, इसका ये वाला एंगल कितना, देखो ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। तो अगर मैं सेकंड वाले का लिखूं तो क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉट थीटा होगा, है ना। उस वाले का रेजिस्टेंस कितना है, आपका कॉट थीटा है, ठीक है बच्चों, क्या है, कॉट थीटा है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है गाइस, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर आपको ध्यान, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता है, जनरली यही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो रेजिस्टेंस की जगह मैं टेन थीटा लिख दूं, तो टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं पहले वाले के लिखूं, जैसे मान लो कि मैं इसको लिख रहा हूं R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, उसका टेम्परेचर T1 है, तो टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T1। तो टेन थीटा की वैल्यू आप क्या लिख दो, के T1, ये हो गया। सिमिलरली R2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके R2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T2 के होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं, और R2 की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा, ठीक है बच्चों, कॉट थीटा, इसको आप लिख दो, कॉट थीटा इज क्या हो जाएगा, के इंटू T2 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, ठीक है, दोनों को, क्योंकि हमें T2 माइनस T1 की वैल्यू चाहिए। तो गाइज ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन मानो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे k कॉमन ले लो, T2 माइनस T1 इधर कितना आ गया, ये आ गया कॉट थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। तो गाइज एक बात बताओ, T2 माइनस T1 और यहाँ पे क्या है k, तो कॉट थीटा, अब देखो किसी भी एंगल में साइन कॉस कॉट टेन तो है नहीं, तो देखो कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन, और ये क्या होगा, ये साइन अपॉन कॉस थीटा होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ गाइस, स्पेस नहीं है इधर, देखो मैनेज कर लेना, T2 माइनस T1 एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस टू थीटा होता है। ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है कॉस टू थीटा, और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा। ऊपर आ गया हमारा कॉस टू थीटा आ गया, ऊपर क्या हमारा कॉस टू थीटा आ गया। और बच्चों नीचे मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो देखो नीचे जैसे ही मल्टीप्लाई किया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो क्या हो गया, साइन टू थीटा हो गया। अब बताओ कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे आपका के T2 माइनस T1 कितना आ गया, ये आ गया टू कॉट थीटा, दिस इज द आंसर, टू कॉट थीटा, या फिर कॉट टू थीटा के डायरेक्टली पूछ ले तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री था इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री है यार। देखो आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो स्लोप होगा, तो मैंने पहले वाले का निकाला स्लोप, ये दूसरे वाले का निकाला, लेकिन हमें टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है। हमें पता है कि जनरली रेजिस्टेंस इज समहाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये आ गया टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 हो गया, इससे एक इक्वेशन बन गई। फिर R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, तो इसे R2 कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू के थीटा। अब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉस को मैंने साइन, कॉट को मैंने साइन कॉस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कॉस रखा, एलसीएम लिया। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा मैंने लिख दिया। फिर नीचे मुझे दिखा साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैंने ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी, आ जाओ।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम। किसी वायर का रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया है, किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस पे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया आप चेक कर सकते हैं, वो दिया है आपका 20 ओम दिया है, ठीक है गाइस, कितना दिया है आप चेक करो, वहां पे आपको ये दे दिया है 20 ओम, 20 ओम एंड एट 500 डिग्री सेल्सियस 60 ओम। तो बोल रहा है एट विच टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी 25। तो बोल रहा है यार कि कितने टेम्परेचर पे बच्चों, कितने टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है गाइस, कितने टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम हो जाएगा। तो यार देखो सिंपल सा पहले इक्वेशन बना लेते हैं, आप ये देखो R1 जो है क्या होगा, R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, यही होगा। देखो R1 कितना दिया हमें 20 ओम दिया है, R0 टेम्परेचर मान लो, रेजिस्टेंस मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 1 प्लस अल्फा हमें नहीं पता है, डेल टी, डेल टी कितना है पहले वाले का 20 डिग्री सेल्सियस से चेंज इन टेम्परेचर, दूसरे वाले का देखो कितना है, रेजिस्टेंस 60 ओम है, ये R0 1 प्लस अल्फा ये कितना है, ये आपका 500 डिग्री सेल्सियस, दोनों को डिवाइड दे दो तो 20/60, ये R0 से R0 कैंसिल, 1 प्लस 20 अल्फा और ये कितना हो गया 1 प्लस 500 अल्फा हो गया। तो गाइस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व वॉल्व करके, चलो सॉल्व ही कर देता हूँ मैं यार, छोड़ो सॉल्व ही कर देता हूँ मैं। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, ये 1 प्लस 20 अल्फा, ये आ गया 1 प्लस 500 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 500 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस 60 अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये कितना है 440 अल्फा इज इक्वल टू 2 हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/220, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/220 आ गया। अब एक बात बताओ बच्चों कि अब हमें बताना है कि कितने टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस होगा। तो आप देखो R इज इक्वल टू क्या है R0 1 प्लस अल्फा, मतलब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं ना, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है ये, इसका 25 ओम, R0 हमें नहीं पता, 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो गाइज ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड, किसी भी एक को डिवाइड कर दो। मान लो आप फर्स्ट वाले को इससे डिवाइड कर दे रहे हो, सेकंड वाले को डिवाइड दे दो, चाहे फर्स्ट को दे दो, बढ़िया है। तो 20 इधर आ गया 25, R0 कैंसिल, तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पता ही है कितना 1/220 और ये आपका 20, इधर कितना आएगा 1/1/220 और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी हमें निकालना है। सॉल्व कर लो, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो ऐसे हम इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन इजिली कैलकुलेट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ए रॉड ऑफ सर्टेन मेटल इज 1 मीटर लॉन्ग। गाइस कोई रॉड है जिसका लेंथ कितना दिया 1 मीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। गाइस कोई रॉड है बच्चों, कोई रॉड है मेटल का 1 मीटर लॉन्ग है, उसका डायमीटर दे दिया है 0.6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इट्स रेजिस्टेंस इज दिस, उसका रेजिस्टेंस इतना दे दिया, ओके ये इसका रेजिस्टेंस दे दिया। ये देखो कोई रॉड है, उसका लेंथ इतना दे दिया, डायमीटर इतना दे दिया, ए डिस्क ऑफ सेम मेटल इज 1 mm थिक 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स सर्कुलर फेस। तो पूछा यार डिस्क जो है उसका जो सर्कुलर फेस है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आप एक बात बताओ कि जो रॉड था उसका रेजिस्टेंस क्या है, रो L बाय ए, यही है ना रॉड का। तो रॉड का चलो ये है, ठीक है, एक सेकेंड, रॉड का ये है, ये रॉड का हो गया। अब मान लो डिस्क का क्या लिखूंगा, देखो डिस्क के लिए भी रो का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि जो डिस्क है और जो रॉड है दोनों सेम मेटल से बने हुए हैं, सेम मटेरियल से बने, तो सेम है। लेंथ उसका, ये बताओ कि आप ना इसको इसके क्या बोल रहे हो, रेजिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस, ऐसे आप निकाल रहे हो। तो करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो गाइस करंट जो है इस थिकनेस से पास कर रहा है ना, इस थिकनेस से, ये जो इसकी थिकनेस है इसी लेंथ से तो पास कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, ये जो थिकनेस है इसकी वही लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो करंट है इस पूरे क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है ना, इस पूरे क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये एरिया, ठीक है। तो रो थिकनेस और डिवाइड बाय डिस्क का एरिया, तो डायरेक्ट लिख देता हूं रो टी और डिस्क का एरिया पाई आर, खत्म।
अब दोनों को आप डिवाइड दे दो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। तो गाइज R अपॉन R ऑफ डिस्क, ठीक है, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, उसका L अपॉन A और इसका पाई R स्क्वायर अपॉन थिकनेस पुट कर दो। उसका लेंथ कितना था 1 मीटर, उसका एरिया, उसका डायमीटर दिया 0.6, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.3। तो ये रॉड की बात है, तो पाई उसका रेडियस कितना हो गया 0.3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसका पाई इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस आपका दिया 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया डिस्क का, तो उसका रेडियस क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, तो पाई 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। थिकनेस इसका कितना दिया 1 mm, तो 10⁻⁻3। और बताओ रॉड का रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है कितना 3 इंटू 10⁻⁻3, डिस्क का हमें नहीं पता, बस यार कैलकुलेट करना है अब आपको। यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे पाई से पाई आंसर चला गया 10⁻⁻2, इससे चला जाएगा। अब इधर 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 ये 0.3 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इंटू 10⁻⁻6 ये रेडिय डिस्क, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी में 0.3, गाइस 0.9 इंटू 10⁻⁻, डिस्क ये ठीक है, ये 0.3 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर भी आएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.3 का स्क्वायर, ये आएगा 0.2, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट, ये मेरे आंसर आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है यहाँ, तो ये बी मैच कर जाएगा क्योंकि 2.7 कर दूंगा इसमें, तो 2.7 गाइस, इसको अगर मुझे 2.7 कर दूंगा तो इसकी पावर को मैं -7 कर दूंगा, ठीक है। गाइस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना था बस, और कुछ था नहीं इसमें। आप देखो ना, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहले चलो रॉड के लिए हो गया ये, अब ये डिस्क के लिए होगा, तो डिस्क का मुझे बस ये देखना है कि लेंथ क्या लूं, एरिया। देखो उसने बोला सरफेसेस के बीच में, तो यार ये लेंथ हुआ ना, दिस इज लेंथ, इसी से तो पास कर रहा है, तो थिकनेस उसका लेंथ हो गया। और एरिया क्या है गाइस, एरिया तो पूरा आपका यही तो सरफेस एरिया है, तो पाई R स्क्वायर हो गया, ये 6 है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, देखो इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, मतलब किसी कॉपर वायर को स्ट्रेच करके आपने 0.1% लॉन्ग कर दिया, ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो पूछ रहा है कि उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये पूछा है। ओके, द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये पूछा है। आप एक बात बताओ, फिर से स्ट्रेचिंग वाली बात हो गई, और मैंने स्टार्टिंग बताया कभी भी स्ट्रेचिंग वाला तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। अब 0.1% तो बहुत छोटा है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला डेल R बाय R क्या होगा 2 डेल्टा L बाय L, तो क्या लिख दो 2, और डेल L बाय L की वैल्यू 0.1% में दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 0.2%, तो आंसर आपका डायरेक्ट एक, क्योंकि मैंने बोला ना कि जब भी स्ट्रेचिंग वगैरह की बात करेगा तब वहां पे रेजिस्टेंस को डायरेक्टली आप क्या ले लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर ले लो, काम खत्म, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज दिस, तो उसका अल्फा का वैल्यू दे दिया है, ठीक है जी। एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस, ओके 300 केल्विन पे दिया है, ठीक है। द टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज दिस एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस, अच्छा 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 2 ओम, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2 ओम कितने पे होगा, ये पूछा है आपको। देखो R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये बताओ, पहला इक्वेशन 1 ओम दिया है, तो 1, ये आपका R0 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना दिया 0.0125, टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर कितना बोल रहा है 300 केल्विन, है ना। अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस 2 ओम कब होगा, तो मान लो दूसरी इक्वेशन ये बना लो 1 प्लस 0.00125, और ये आप डेल्टा टी ले लो, दोनों को डिवाइड दे दो, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, डिवाइड दोगे 1/2, R0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1.0125 इंटू 300, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 0.0125 इंटू क्या होगा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी है, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो गाइज लेकिन एक बात यहाँ आपको समझने वाली है, यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़, आपको एक मिस्टेक दिखेगा यहाँ पे। मिस्टेक क्या मैं बताता हूँ यार, देखो इसको थोड़ा कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि यार अल्फा की वैल्यू को एंड में रखो। मैं थोड़ा तरीके बता रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू को एंड में रखो, इससे थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा आपको जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जोर नहीं पड़ेगा। अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर, यहां इसने क्या लिखा, एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। तो आप ये बताओ कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट 300 केल्विन दिया है, उसने बोला नहीं, ये नहीं बोला कि चेंज इन टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है, तो हम यहां पे चेंज इन टेम्परेचर लेंगे तो हम मानेंगे कि हमारा जो 273 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले था, और 0, क्योंकि ये जो हम रेजिस्टेंस लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में, तो चेंज इन टेम्परेचर में ऐसे लूंगा 300 माइनस 273, ये ऐसे। और यहां पे अल्फा इंटू डेल टी, अल्फा इंटू क्या लूंगा बच्चों, मैं लूंगा डेल टी, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अल्फा इंटू डेल टी। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे जो होगा वो आपका आंसर तो 1/2, ये आएगा 1 प्लस अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, ये 27 है क्या, 27 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा डेल टी। एंड में आप अल्फा की वैल्यू रखना जिससे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी से रहे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करना, जो भी आपका डेल टी आएगा दैट विल बी द आंसर। आई थिंक 860 कितना आता है, 1127 के अराउंड आएगा। ठीक है, 1127 के अराउंड आएगा ये। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि कितने टेम्परेचर पे, तो गाइज आपका जब सॉल्व करोगे ना तो आपकी जो डेल टी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, डेल टी की वैल्यू 854 समथिंग कुछ आएगा ये। अब आप ये बताओ, फाइनल टेम्परेचर माइनस 273 इज इक्वल टू ये 854 होगा, तो ये आपका TF, ये आपका 854, ये कुछ ऐसा, ये आपका ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि आपका अल्फा बेटा डिग्री सेल्सियस में दिया और टेम्परेचर केल्विन में लोगे तो भाई चेंज तो करना पड़ेगा ना, चेंज तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना, 0 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो ऐसे करोगे आप। ठीक है, चलो 273 होगा। आगे आ जाओ। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखो 9 में क्या बोला, इक्वल पोटेंशियल्स आर अप्लाइड ऑन एन आयरन पे एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, मतलब आप आयरन ले लो, कॉपर वायर ले लो, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। इन ऑर्डर टू हैव द सेम करंट फ्लो इन द वायर, ठीक है, सेम करंट फ्लो इन वायर में द रेशियो, ये जो रेशियो है बच्चों ऑफ देयर रेडियाई मस्ट बी, क्या होना चाहिए, मतलब इक्वल पोटेंशियल्स आर अप्लाइड ऑन आयरन एंड कॉपर, दोनों का लेंथ सेम है। इन ऑर्डर टू हैव द सेम करंट, आप चाहते हो कि तीनों में करंट सेम रहे, तो आपका इनका रेडियाई का रेशियो क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। एक बात बताओ बच्चों, करंट क्या होता है, V/R। यार दोनों में V आप सेम लगा रहे हो, गाइस दोनों के लिए पोटेंशियल आप सेम अप्लाई कर रहे हो, तो ये बताओ अगर उनका R सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा तभी तो करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, हाँ, दोनों का अगर रेजिस्टेंस भी सेम होगा तभी तो सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि V भी सेम होगा, R भी सेम होगा, तो करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा। ठीक है, तो मतलब मैं यहां पे आयरन के रेजिस्टेंस को कॉपर के रेजिस्टेंस के साथ बराबर कर दूं, बिल्कुल सही बात है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, लेंथ ऑफ आयरन डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर। यही है। ये बताओ कि सेम लेंथ बोल रहा है, गाइज लेंथ सेम बोल रहा है, तो मैं इन दोनों को तो उड़ा देता हूं। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है। अब देखो ये हो गया RI और एरिया क्या होगा, पाई RI का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा रो सी, क्या होगा पाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन RC का होल स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल भी हो गया, तो मैं इसमें देखूंगा मैं RI बाय RC का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, रो आई बाय रो, गाइज RI बाय RC क्या हो गया, रूट अंडर रो आई बाय रो सी। और रेजिस्टेंस आयरन का देखो कितना दिया, आयरन का इतना है, कॉपर का इतना है, सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस विल गिव यू द आंसर। आई थिंक ऑप्शन बी आएगा आपका, 2.4 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब 2.4 के आसपास कुछ आएगा। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 में देखो क्या दिया है, मासेस ऑफ 3 वायर्स इन द आर इन द रेशियो, तीन वायर के मासेस का रेशियो
एंड देयर लेंथ, उनके लेंथ का रेशियो दे दिया, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो उनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस में मास कहां से आ गया? बेटा बेटा आ सकता है, ठीक है, आप कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। देखो मैं बताता हूं, आप बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए होता है ना, सबका एरिया, सबका देखोगे ना, इनके लेंथ का रेशियो दिया है और किसका रेशियो दिया है, देखो इनके मासेस का रेशियो और लेंथ का रेडियस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें नहीं पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हटा देते हैं। ये बताओ वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? वी बाय एल। पुट करो तो क्या हो जाएगा? रो, ये एल नीचे होगा वी बाय एल, नीचे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या आ गया? रो एल स्क्वायर बाय वी, ये आ गया, एल स्क्वायर बाय वी आ गया। अब आप ये बताओ कि डेंसिटी के बारे में सुना है? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इससे अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो क्या मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा? हाँ, पुट कर दो यहां पे। तो रेजिस्टेंस रो एल स्क्वायर वी को एम अपॉन डी लिख देता हूं, तो डी तो डेंसिटी है, तो देखो क्या हो गया? रो डी एल स्क्वायर अपॉन एम, ये आ गया। अब आप बताओ कि तीनों के तीनों वायर को मैं सेम मटेरियल का ही मानूंगा, है ना, सेम मटेरियल का मानूंगा तो उनकी रो की वैल्यू सेम रहेगी और डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली पोर्शनल किसके हो गया? एल स्क्वायर अपॉन एम के। तो रेशियो क्या होगा? ये होगा L1 स्क्वायर अपॉन M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2, L3 स्क्वायर अपॉन M3, ये होगा L1। तो देखो L1 इसका कितना दिया है? इसका 5 दिया, तो देखो 25 हो गया, और उसका मास दिया 1, और ये कितना होगा? 9 हो गया, और उसका मास दिया 3, और ये कितना हो गया? ये भी 25 हो गया। यार ये 1 होगा ना, 1 हो गया, और ये कितना हो गया? डिनोमिनेटर में 5 हो गया। अब यार अब इन तीन, जैसे आप देखो ये इनका नीचे 15, 15 से सबको मल्टीप्लाई कर दो गाइस, 15 से सबको क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो मेरे ख्याल से ये आपका कितना हो जाएगा? ये 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, कितना आएगा? 5 9 45 ना, 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये कितना आएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा 45। इसको जरा चेक करो, इसका रेशियो ने कुछ गड़बड़ तो नहीं ले लिया? L1 कितना दिया है? 5 है ना, तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर किया 25, M1 का मास इतना दिया है, ठीक है, 1 अब इसका देखो ये 3 दिया, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 3 दिया तो 9/3, इसका 1 है तो 1, और इसका 5 है तो 1/5। तो ये रेशियो आ रहा है 25/1, 9/3, 1/5। तो अब एंड में हमें क्या करना है कि इनको 15 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 15 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125। यार 25 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 25 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना ही होगा ना भाई, 15 इंटू 25, 375 होगा यार, कर रहा था भाई मैं, 300 375 होगा। वही कहूँ मैच क्यों नहीं कर रहा। इसको करूंगा तो 45 आएगा, इसको करूंगा तो 3 आएगा, फिर ये 3 से मैं डिवाइड, 3 से सबको काट दो तो ये 125 हो गया, ये 15 आ गया, ये 1। तो आंसर क्या आ गया आपका? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक अच्छा सा सवाल है, इसको आप देख सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, ठीक है, ये एक बढ़िया सा सवाल है। इसमें आपको पहले अपने रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले को मास की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ा। तो मैंने पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वॉल्यूम की टर्म्स में रखा, फिर वॉल्यूम को मैंने डेंसिटी और मास की टर्म्स में रख दिया, फिर आ गया, खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करो सब लोग गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखो आपसे क्या पूछा है, ठीक है, देखो क्या बोला है guys, what is the resistance of a carbon resistance which has bands of color brown, black और brown? क्या बोला उसने बच्चों? ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, ऐसे बोला है। अब मुझे एक बात बताओ,
यहाँ पे ये आपने इसने आपको रेजिस्टेंस मतलब कलर बता दिया कि भाई कौन कौन से जो आपका कार्बन रेजिस्टेंस होता है उसमें कौन कौन से कलर्स हैं, ये इसने आपको बता दिया। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे जब इसने आपको क्या कहते हैं, जब इसने आपको कलर्स बता दिए उसके बाद आपको टेबल बनाना पड़ेगा ना, बीबी रॉय वाला आप कलर उसका बनाओगे तो उससे आपको पता चलेगा। और इसने लास्ट वाला जो होता है ना फोर्थ वाला, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम तो विदाउट कलर मान के चलेंगे। हम क्या मान के चलेंगे बच्चों, उसको तो हम विदाउट कलर मान के चलेंगे। तो जब उस टेबल को बनाओगे तो गाइस ये देखो 1 0, यही तो होता ना, ये 1 0 है, ठीक है, 1 0 है और ये क्या है 1 है। और जो लास्ट वाला है वो क्या मानूंगा मैं, विदाउट कलर मानूंगा। तो विदाउट कलर का 20% होता है ना विदाउट कलर। तो देखो ये 1 0 हो गया, इसका 1 का मतलब क्या है, दिस इज 10⁻⁻1 और ये आपका प्लस 20%, प्लस माइनस 20, तो कितना है 100 प्लस माइनस 20%। तो आंसर आपका यही तो होगा। ये तो आंसर भी इसका दिया, आंसर भी दे दिया था मैंने इसका, तो ठीक है। तो गाइज ये कितना आएगा, ये 100 प्लस माइनस 20% आएगा, तो वो उसका 100, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए आ रहा होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन द फॉलोइंग रीडिंग वोल्ट मीटर वी का रीडिंग आपको बताना है कि कितना होगा। एक बात बताओ बच्चों कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है, आपको पता है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसके रेजिस्टेंस को हम इनफाइनाइट मान के चलते हैं। पता है कि जो आपका आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। तो जो सर्किट है ये कुछ ऐसा होगा, वोल्ट मीटर में कुछ करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होगा, ऐसा होगा कुछ। तो थोड़ी देर के लिए आप इस वोल्ट मीटर को हटा दो, ये कुछ ऐसा होगा। देखो ये 4 ओम है, ये 16 ओम है, ये कितना है, ये 16 ओम है और ये कितना है 4 ओम। और इधर से कितना आ रहा है करंट, इधर से आ रहा है करंट आपका 2 एम्पियर। तो बच्चों इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, जहां आपने वोल्ट मीटर लगाया है, जहां आपने वोल्ट मीटर लगाया ना उसमें तो करंट जाएगा ही नहीं। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब उसको आप ओपन मान लो, उसको आप क्या मान लो, ओपन सर्किट है, क्योंकि उसमें करंट कुछ फ्लो कराएगा ही नहीं, क्योंकि वो भाई रेजिस्टेंस ही उसका इनफाइनाइट है यार। तो आप एक बात बताओ कि इधर से जो करंट आया इसमें गया 1 एम्पियर, क्योंकि देखो 16 और 4 20, 16 और 4 20, तो यार जो करंट आ रहा है आधा आधा डिवाइड हो जाए, क्योंकि ऊपर भी 20, 16 और 4 सीरीज में, नीचे भी 16 और 4 सीरीज में, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, करंट जो है आधा आधा डिवाइड हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि इधर करंट कितना फ्लो कर रहा है, इधर करंट 1 एम्पियर, इसमें भी करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो गाइस ये बताओ कि इसमें करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 वोल्ट। इसके अंदर कितना ड्रॉप होगा, वही ना V इज इक्वल टू आई इंटू आर करोगे तो कितना आएगा 16 वोल्ट। तो गाइस ऊपर जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है ऊपर वाले रेजिस्टेंस में कितना है 16 है, और नीचे वाला रेजिस्टेंस में कितना है, नीचे वाले में भी आपका 16 है। तो आप एक बात बताओ, मैं इस वाले पॉइंट का रेजिस्टेंस वोल्टेज x मान लेता हूं, इसका y, इसका z मान लेता हूं। तो ये बताओ कि मैं अगर इस रेजिस्टेंस को देख रहा हूं, देखो ये y है, ये क्या है x है। गाइस ये बताओ x माइनस वाई जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना होगा, इसके अंदर कितना है करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो कितना आया 4 वोल्ट। नीचे देखो, नीचे वाले को देखोगे वो ऐसे है, ये क्या है यार, इसको जेड मानो ना, मैंने एक्स क्यों लिख दिया यार, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ और होगा ना, ठीक है। तो मैंने जेड माना, ये आपका एक्स है। तो इसमें भी करंट आपका 1 एम्पियर आ रहा और ये 16 ओम है। तो बताओ एक्स माइनस जेड कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 16। अब गाइज इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मैं ना ऊपर वाले में जैसे x माइनस वाई, इसमें से घटा देता हूँ माइनस एक्स प्लस जेड, और क्या है 4 माइनस 16। तो यार ये x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया z माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। तो मतलब y माइनस जेड कितना हो गया 12। तो मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे जो वोल्टेज है उसका डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो मतलब आपका वोल्ट मीटर कितना शो करेगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप कि मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर नीचे करंट कितना फ्लो कर रहा है। दूसरे स्टेप में अब मैंने आपको बताया कि भाई इस पॉइंट का वोल्टेज x मान लो, इसका y, इसका z। तो आप पहले निकाल लो कि x और y के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, फिर x और z के बीच में, तो ये x और y के बीच में निकाला, x और z के बीच में, दोनों में से आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में से आपने सेकंड को घटा दिया तो आपको पता चल गया कि भाई x y और z के बीच में
कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 प्रोवाइड्स सीरीज टू पैरेलल इक्विवेलेंट टू एज n बाय 1। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंसेस है R1 और R2 दोनों सीरीज में, सीरीज टू पैरेलल, जो सीरीज टू पैरेलल हमने लगाया तो उनका रेशियो कितना दे रखा है n बाय 1। टू रेजिस्टेंस है R1 प्रोवाइड सीरीज टू पैरेलल इक्विवेलेंट एज दिस, देन द करेक्ट रिलेशन। ये बताओ कि सीरीज में, सीरीज का और पैरेलल का आपको रेशियो दिया है कितना, n बाय 1। तो सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय, पैरेलल में क्या होगा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, ये आएगा, ये आपको n बाय 1 दिया है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका आ गया R1 प्लस R2, ऊपर चला गया तो स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया R1 R2 इज इक्वल टू n आ गया। अब ऑप्शंस को देखोगे तो किसी में मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो किसी में भाई ये मैच नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हमें अपने आंसर को ऑप्शंस की टर्म्स में लाना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, इधर अगर आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा और चालाकी से, थोड़ा चालाकी क्या मतलब, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। इसको मैं n इंटू R1 R2 लिख देता हूं, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इन सब पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट n, और ये रूट R1 R2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। मैं इस रूट R1, इसको R1 को क्या रूट के अंदर R1 स्क्वायर लिख दूं, हाँ, क्या मैं इसको रूट के अंदर R2 स्क्वायर लिख दूं, हाँ, और ये क्या है मेरा रूट n1 और ये रूट R1 R2। अब इस रूट R1 R2 को इधर लाओ, डिवाइड दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा R1 बाय R2, इसको डिवाइड दोगे इसी से तो क्या बन जाएगा R2 बाय R1, और ये बन जाएगा रूट n। दिस इज द आंसर। तो आपका आंसर ऑप्शन डी है। थोड़ा सा रीअरेंज करना था, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा झोल-झाल करना पड़ा। देखो ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि भाई दोनों का रेशियो n बाय 1 है, तो हमें पता है कि सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2, पैरेलल में क्या होता है, दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब ये R1 प्लस R2 ऊपर चला गया तो ऊपर R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब ये जो स्क्वायर है उसको उधर भेज दिया तो रूट में आ गया। अब ये R1 को देखो, कोई चीज बाहर है रूट के ऐसे, तो उसको रूट में डालोगे तो रूट के अंदर स्क्वायर ही तो लिखोगे, और ऐसी R2 है तो उसको मैं रूट में भेजूंगा तो मैं क्या रूट के अंदर स्क्वायर लिखूंगा, हाँ मैंने लिखा। फिर मैं इसको, ये जो था इसको मैं लेफ्ट साइड या दोनों से डिवाइड दे दिया, तो आपका ये क्या था R1 स्क्वायर, इसको रूट R1 R2 से डिवाइड दे रहे हो तो क्या ये रूट R1 बाय R2 पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला एक इसको कैंसिल कर देगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 14। देखो तब ये यहाँ पे आपको 5 रेजिस्टेंसेस दिए, बोल रहा है कि x और y के बीच में द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड y विल बी, अच्छा y विल के और उसके बीच में बहुत गैप दे दिया है। भाई जब भी ये 5 रेजिस्टेंसेस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, चेक कर लिया करो यार, कहीं वो मीटर ब्रिज तो नहीं बन रहा। ठीक है, सॉरी वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा, ये चेक कर लिया। तो गाइस ये देखो, ये पॉइंट का कुछ नहीं पता है, यहाँ नाम a दे दो, यहाँ पॉइंट नाम दे दो। तो गाइस जिनके बीच में निकालना है उनको अपोजिट में सामने ऐसे रखो, और बाकी दोनों पॉइंट्स को ऐसे रखा करो जब भी 5 रेजिस्टेंस दिखे। तो गाइस ये देखो, ये x और b के बीच में, ये रहा कितना है 10 ही हो गए, सब 10 ही हैं। और गाइस ये वाला देखोगे कि x और a के बीच में, x और a के बीच में है 10। और देखोगे ये वाला a और b के बीच में है, कितना है a और b के बीच में, यही सबसे अलग है 20। फिर देखोगे ये आपका, ये 10 दिया है a और y वाला, और b और y वाला 10 दिया है। अब आपको इन दोनों के बीच में निकालना है, तो यार अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 10 इंटू 10, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना आमने सामने। तो गाइज ये बताओ, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो गाइज जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है तो ये तो यूजलेस हो गया, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है ना, ये कुछ देखो, ये 10 है, 10 है, ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, अब आप ये बताओ बच्चों कि ये 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गए। ये 10 और 10 सीरीज में कितने हो गए, 20 हो गए। और ये बताओ बच्चों, क्या ये आपस में, ये 20 ओम, ये 20 ओम क्या आपस में पैरेलल है, हाँ। तो अगर ये पैरेलल है तो बताओ इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। दो रेजिस्टेंस अगर आपस में पैरेलल है तो जब भी एक जैसे रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल है तो ऐसे निकालो करो, R बाय N। ठीक, N क्या होता है, नंबर्स, जितने एक जैसे पैरेलल में लगे उतने डिवाइड दे दो। जैसे मान लो कि यहाँ पे
आपका ये कितना था 20 और ये कितना था 20, दो 20-20 के पैरेलल में लगे हैं, तो 20 वाले लगे कितने, 2, तो ये आ गया 10 डायरेक्ट। तो ऐसे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 में क्या बोला है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी। तो गाइस ए वाला पॉइंट यहाँ है, डी वाला यहाँ, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये बताओ बच्चों, इस 10 ओम को देखोगे तो गाइस ये यूजलेस है, क्योंकि इसका दूसरा वाला टर्मिनल कहीं कनेक्टेड ही नहीं है यार। तो यार हवे में लटक रहा है, इसका एक टर्मिनल सर्किट में, दूसरा हवे में लटक रहा है, तो यार इसको हटा दो। देखो ये बी वाला भी देखो, इसका एक टर्मिनल सर्किट में कनेक्टेड है, एक हवे में लटक रहा है, तो इसको भी हटा दो। तो यहां पे आपका क्या आ रहा है, देखो ये देखो ऐसे, कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे सब 10-10 के दिए हुए ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि यहाँ पे अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो 10 और 10 सीरीज में, तो कितना हो गया 20 ओम। ये बताओ ये दोनों सीरीज में, तो 10 और 10 कितना हो गया, ये 20 ओम हो गया। तो देखो ये कुछ ऐसा है 10 ओम, और ये 20-20 आपस में पैरेलल हैं। तो गाइस 20 और 20 आपस में पैरेलल में 10 हो जाएगा ना, देखो ना 20 और 20 आपस में पैरेलल में, तो क्या होगा 20/2, ये फॉर्मूला है ना, r बाय क्या करना होता है n, तो ये आ गया 10, मैंने 10 कर दिया, और ये 10, ये d हो गया, ये क्या हो गया a हो गया। तो अब बताओ ये आपका a है, ये d है, तो सीरीज में बताओ a और d के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 10 20 और ये 30। आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15 हो गया। 16 देखते हैं। देखो 16 में क्या दिया, इन द सर्किट शॉन इन द फिगर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम। हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको बताना है। यार देखो इस ए वाले पॉइंट को अलग ले लो, देखो यहां भी देखोगे 5 रेजिस्टेंस है, जैसे ही 5 रेजिस्टेंस दिखेगा ना, हमेशा चेक कर लो कि कहीं वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, ठीक है। देखो ये जो O वाला है वो A ही वाला है, क्योंकि O और A के बीच में कुछ गैप नहीं है। देखो ये B है वही E वाला है, उनके बीच में कुछ गैप नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला किसके बीच में है, C और D के बीच में। ये वाला C और ये भी तो B ही है ना, C और B के बीच में। ये कितना है, ये D और B के बीच में है। ये किसके बीच में, ये आपका A और D के बीच में। ये किसके बीच में, C और A के बीच में। अब आप ये बताओ बच्चों, ये कुछ ऐसा है। अब इसका अगर आप देखोगे, इस सामने को इससे मल्टीप्लाई करो r², इसको मल्टीप्लाई करो इससे r², तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो भाई जब भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है, बीच वाले को उखाड़ दो, है ना, वो तो यूजलेस ही हो जाता है ना, पढ़ा है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ऐसे हो जाएगा कुछ सर्किट, ये ऐसे हो जाएगा। ये आपका A, ये B। तो गाइज ये R और R सीरीज में कितना हो गया, दोनों 2R हो गया। ये R और R सीरीज में कितना हो गया, 2R हो गया। तो गाइज ये 2R आपस में पैरेलल हो गया, तो क्या हो गया R आ गया। 2R और 2R पैरेलल में होगा तो कितना आ जाएगा, 2R और 2R पैरेलल होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा। और R की वैल्यू क्या है 2, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2। क्लियर है, ये आप समझ में आ रहा है। तो गाइज ये 16 हो गया। 17 की बात करते हैं। देखो 7 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। बच्चों ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यार जब भी ऐसे सर्किट्स होते हैं थोड़े बड़े वाले सर्किट, तो यार थोड़ा ना देखो कि क्या कोई ऐसे रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं जो साफ साफ पता चले कि भाई वो पैरेलल में लगे हैं या फिर वो सीरीज में लगे हैं। अगर वो साफ साफ दिख रहे हैं तो उनको पहले निपटा दो। जैसे आप इसे देखो, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे, तो 10 और 10 पैरेलल में है, तो कितना अब बताया ना यार, यार एक जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे तो R/N किया करो ना, ठीक है। तो 10/2 कर दो तो कितना आएगा 5, तो इन दोनों का कितना आ गया 5। ये बताओ ये भी साफ साफ दिख रहे हैं कि दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में। देखो तो 6/2 करोगे 3, और कुछ पता नहीं चल रहा है, और कहीं बुद्धि मत लगाना, ये मत बोलना कि 5 और 8 भी पैरेलल में, नहीं, क्योंकि 5 और 8 के बीच में कुछ और लगा हुआ है, ठीक है।
ऐसी बुद्धि मत लगा देना। तो अब जरा बताओ सर्किट तुम्हें कैसा दिख रहा है? ये इन दोनों को हटा के मैं 5 लगा देता हूं, ये आपका 5 ओम है, ये आपका 8 है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 3 है। यहां पे क्या है बच्चों, ये आपका 3 है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट, ठीक है। कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है, चेक करो, है ना, कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ कि मैं नीचे वाले पॉइंट को कुछ मान लेता हूँ, तो मान लो ये x मान लेता हूँ, ये y मान लेता हूँ, तो यार दिख रहा है आपको साफ साफ कि यार ये तो, ये भी x ही है, ये भी x ही है। तो कितने पॉइंट दिखे, a b ये y, क्योंकि मुझे फिर से 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं चेक कर लेता हूँ कोई मीटर बेस तो नहीं बन रहा, ठीक है। आप ये बताओ कि a और y के बीच में कितना लगा है, 5, y और b के बीच में कितना लगा है, 3, ठीक है, और x और इसके बीच में कितना लगा है, 3, और आप देखो ये 5 जो है a और x के बीच में लगा है, और ये जो है x और y के बीच में 8 लगा है, ये ऐसा है। तो गाइज आपको a और b के बीच में निकालना है, a और b के बीच में आपको निकालना है। तो जरा आप मुझे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 3, क्या होगा 5 इंटू 3, तो क्या है 15, ये आ गया आपका, ठीक है, ये बैलेंस विडिस्टन ब्रिज आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे बैलेंस विडिस्टन ब्रिज आ गया, तो बीच वाले को उड़ा देता हूँ, तो गाइस बीच वाले को मैं उड़ा देता हूँ, तो मुझे आप खुद बताओ ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, ये कितना है 5, ये कितना है 3, तो गाइस 5 और 3 कितने हो गए, 8 ओम हो गए, ठीक है। ये कितना है देखो 5, और ये कितना है 3, ये कितना हो गया, ये 8 ओम हो गए। ये 8 और 8 आपस में क्या है, पैरेलल है। बताओ आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाय एन होगा ना, तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 4, ठीक है। तो गाइज यू मस्ट बी गेटिंग हियर 4 ओम। तो ये आपका एक बढ़िया सा सवाल था, थोड़ा सा इसमें देखना था कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब भी 5 रेजिस्टेंस, अगर देखो पहले 7 थे, लेकिन जैसे ही 7 थे तो ये दोनों तो आपको अलग से सॉल्व हो गए, ये दोनों सॉल्व हो गए, तो कितने बचे 5। अब जैसे ही 5 दिखे तो चेक कर लो, दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा कि यार 5 है, थोड़ा चेक कर लेता हूँ कहीं यार ये वेटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो ये वाला टर्मिनल ए था, दिया था, ये वाला बी था, ये कोई अलग से टर्मिनल मैंने वाई मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया, फिर वही से मैंने 4 कॉर्नर पे रखे, सारे अरेंज करके देखा, मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज मिला। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा कि यार ये तो मेरा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बीच वाले ए टर्म को हटा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 18, गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑप्शंस मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट है इसका। देखो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो गाइस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ईच ऑफ 1 ओम कनेक्टेड इज शोन इन द फिगर, हर एक ओम 1 ओम का है। तो गाइस जब भी इनफाइनाइट सर्किट आते हैं तो पहले आपको वो वाला पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो देखो क्या ये वो वाला पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला पोर्शन है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट आप ये बताओ कि आप मान लो कि टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना है, एक्स है, मान लो। अब आप ये बताओ कि ये पूरा सर्किट क्या है, इनफाइनाइट है। उस पूरे सर्किट में से अलग से मैं स्टार्टिंग वाला अगर ये 1 हटा भी दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या गाइस? अगर मैं इसको 1 देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर हटा भी दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में छोटा सा एक पोर्शन हटा रहे हो ना, छोटा सा पोर्शन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अभी भी ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। और गाइज इसके पीछे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या मैं एक्स ही मान लूं, हाँ क्यों, क्योंकि अगर ये बताओ ये पीछे का पूरे के पूरे पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि यार उस पूरे इनफाइनाइट पार्ट है यार, इनफाइनाइट सर्किट है, उसमें से अगर एक हटा भी दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मैंने इस वाले को साइड कर दिया, तो पीछे वाले का भी पूरे का रेजिस्टेंस देखूंगा तो एक्स ही होगा, ठीक है, और इधर से देखूंगा तो भी एक्स होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो गाइस ये बताओ ये दोनों किस में, ये दोनों पैरेलल में। तो दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, पता है कुछ, पता क्या है, पता तो है ही तुम लोगों को, क्या है। अब बताओ दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, तो ये तो ना R1 R2 अपॉन क्या होता है, R1 प्लस R2, यही है ना।
तो क्या करोगे 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो क्या होगा x अपॉन एक्स प्लस 1 होगा, ये होगा। अब आप ये बताओ कि ये 1 हो में, गाइस ये 1 और x पैरेलल में है, तो इनका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो बताओ बच्चों a और b के बीच में, ये बताओ a और b के बीच में टोटल, दोनों तो सीरीज में ही है, तो क्या होगा x अब प्लस x प्लस 1। अरे बताओ a b के बीच में टोटल रेजिस्टेंस x आ रहा है, क्या चेक कर लो, मैंने सही किया ना, यही रिपीट हो रहा था ना, हाँ सही किया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, एस एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, यही तो आएगा, ऐसे चेक करो, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, ओ ये 1 है ना, मैंने इसको x कैसे लिख दिया भाई, ये 1 है ना, वही कहूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये बताओ कि ये जो पूरा x प्लस 1 है ना, ये x प्लस 1 इस 1 ओम के साथ सीरीज में ना, तो 1 प्लस दिस होगा, और टोटल a और b के बीच में रेजिस्टेंस भी x है, तो 1 एलसीएम लो इधर, x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर क्या हो गया 2x प्लस 1, गाइस ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, ये आ गया आपका, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये कितना आएगा 4ac, ये 1 भी माइनस में ही आएगा ना, उसको राइट से लेफ्ट लाओगे तो माइनस ही तो आएगा ये, ठीक है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो गाइज ये x आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, तो गाइज रेजिस्टेंस तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2, तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2, दिस विल बी द आंसर, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ये आपका आंसर होगा, 1 प्लस, ऑप्शन सारे दिए नहीं है बेटा, ये आपका 1 प्लस रूट 5 बाई 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों, तो गाइज 19 को रीड करो, ठीक है रीड करो, 19 कैसा आ रहा है आपको चेक करो। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो सब लोग, चेक करो गाइज 19 कैसे होगा आपका, चेक करो। नाइनटीन तो यार आसान सा है, मेरे ख्याल से तुम में से बहुत सारे बच्चे तो 19 को धुआं उड़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि 19 में एज सच को इतना कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं बच्चों, ठीक है ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है, आ जाओ देखो, इन द गिवन फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ये आपका A है ये B है, इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये देखो यार ये डायग्राम मिसिंग कैसे है गाइस, ये 8 ओम है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अगर आप देख रहे हो तो गाइस ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, तो यार बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको हटा दो ऐसे, ये 3 ओम, ये 6 ओम, 8 ओम, ये ऐसे। अब आप ये बताओ बच्चों कि यहाँ पे 4 और 3 कितने हो गए सीरीज में 7 ओम, और ये 8 और 6 कितने हो गए 14 ओम हो गया। तो बच्चों ये बताओ आपस में पैरेलल में, तो जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में तो ये होता है ना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना होगा 7 इंटू 14 और 7 6 21, तो कितना आएगा 14 अपॉन 3 आ रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा होगा, ठीक है मैच करके देखो आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे मैच कर गया होगा। ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, ठीक है सॉरी यार सॉरी गाइस, ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, ठीक है तो गाइस 20 पे क्या है यहाँ पे, ठीक है 20 पे अगर आप चेक करोगे देखो ये आपका 1 और 1 आपको दिख रहे हैं साफ साफ किसमें पैरेलल में, तो गाइस ये आधा हो जाएगा, 1 और 1 पैरेलल में तो आधा हो जाएगा 1/2 हो गया, ठीक है। और गाइस देखो ये 12 और 4 किसमें, ये सीरीज में, तो 12 और 4 कितने हो गए 16 हो गए,
ठीक है 16 हो गए। अभी क्या बोल रहा है कि इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस शॉन इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज 0। बोल रहा है कि इस बी वाले पॉइंट और डी वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो जरा एक बात बताओ, ये कुछ ऐसा है, ये आपको कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है? ये कुछ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है? ये बताओ कि ये वाला कितना है, 16 हो गया, ये x है, ये कितना हो गया 1/2 हो गया। और ये बताओ यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 और 3 सीरीज में, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो बच्चों यहां पे अगर चेक करोगे तो ये कितना है, 16 है, 12 और 4 16। गाइस 1 on 1 कितना है, पैरेलल में है तो 1/2 हो गया, 3 और 1 4 है, और ये क्या हो गया आपका अलग से x है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो उसने बोला है कि ये वाला जो पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, 0 है। ये बताओ कि बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। तो बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो मतलब बी और डी का पोटेंशियल बराबर होगा, है ना, बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। तो वो तभी होता है ना जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो। ये अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा तो क्या बी और डी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, हाँ, और इनके बीच में कोई भी क्या रहेगा, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। तो गाइस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू 1/2, अरे 4 इंटू एक्स बराबर होना चाहिए, तो 8 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। तो अगर वो 2 में होगा तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, और जैसे ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा तो गाइज आपका जो B और D पॉइंट है वो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, और वो अगर सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, चलो तो गाइज क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया है कि गाइस कोई करंट है 2 एम्पियर का, ए 2 एम्पियर करंट, देखो ए 2 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ सिस्टम कंडक्टर एज शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो आपको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो गाइस एक बात बताओ, अगर आप इस अरेंजमेंट को देखोगे तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, डायग्राम अजीब सा हो गया है। 2 ओम, ये आपका 3 ओम है गाइस। तो जरा देखो इधर से अगर आप देखोगे तो ये दोनों सीरीज में, तो कितना है 5 ओम, ये दोनों सीरीज में तो कितना है 5 ओम। तो इधर से जो करंट आएगा क्या दोनों में आधा आधा चला जाएगा, हाँ, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस सेम है। तो इधर कितना आ गया 1 एम्पियर, इसमें भी कितना आ गया 1 एम्पियर। अब हमें इस A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हमें A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। A और गाइस हमें A और B पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है A और B पॉइंट के बीच में। अब एक बात बताओ बच्चों कि A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, ओके। अब देखो आप सबसे पहले बताओ, ये देखो ये VD माइनस VA करते हैं, क्यों, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 1, होता ना, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। अब देखो D से B की तरफ करंट आ रहा है, तो VD माइनस VB करो, करंट 1 है, रेजिस्टेंस 3 है, तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, पहले में से सेकंड वाले को घटा दो, तो VD माइनस VA, ये माइनस VD हो गया, माइनस माइनस प्लस VA, ऊपर कितना है 2 नीचे 3 है, घटा दो, तो देखो ये VD VD कैंसिल, ये VB माइनस VA इज इक्वल टू -1 आ गया। तो यहाँ पे VA माइनस VB कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 21 का आंसर, 21 का आपका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, बी आ रहा है 1 वोल्ट। क्लियर एवरीवन, सो वी आर गेटिंग हियर 1 वोल्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। 22 को देखो, 22 देखो, 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब 3 रेजिस्टेंसेस है, तीनों 4-4 ओम के हैं, ठीक है, उनको आपने ऐसे कनेक्ट किया कि वो क्या बना रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो पूछा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्नर्स,
तो दो कॉर्नर के बीच में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? तो गाइस ये कुछ ऐसा बना रहे होंगे, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ये 4 ओम है, ठीक है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम। हमें मान लो कि इनके बीच में और इनके बीच में निकालना है, तो ये ए ले लो बी, तो इसमें क्या ही रह गया बच्चों? एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों किस में? सीरीज में। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 ओम। अब वो जो 8 आ रहा है नीचे वाले 4 ओम के क्या है? पैरेलल में। तो बताओ, ये दोनों पैरेलल में, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, तो आर इक्वलेंट क्या होगा? R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, 32 डिवाइड बाय 12, तो कितना आ गया? 8/3 ओम। 23 देखो क्या बोला है, ए वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। दोनों को गाइस बेंट करके आपने एक सर्कल बना दिया, मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है, उसको बेंट करके आपने एक सर्कल बना दिया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एनी डायमीटर, तो मतलब डायमीटर मतलब एक ये ले लो, एक ये, इनके बीच में आपको बोला है। आप ये बताओ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो आप देखो ना, ये आधा लेंथ हो गया, हाँ, और नीचे वाला क्या हो गया? आधा लेंथ हो गया। नीचे वाला ये क्या हो गया? आधा लेंथ हो गया। तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 6 ओम हो गया। ये कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। तो बताओ, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये आपका 6 ओम, ये आपका 6 ओम। तो बताओ, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर बाय एन। तो कितना होगा? 6/2 कितना हो गया? ये 3 ओम। ठीक है, तो 23 का आंसर हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे 3 ओम आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, गाइस क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 0.5 ओम पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया बच्चों, ये तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया, है ना? सही से लिख लेते हैं यार, ये हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसका यूनिट दिया ओम पर मीटर दिया, जरा चेक करो, ओम पर मीटर दिया हुआ है, 0.ओम पर मीटर दिया हुआ है। ओके, इज बेंट इन ए सर्कल। अब एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस कितना है? 1 मीटर है। ओके, द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायमीटर। सेम वायर को आपने ए और बी से लगा दिया, तो पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आप ये बताओ बच्चों कि ये जो ए बी वाला वायर है, इसका लेंथ कितना है? 2 मीटर है। देखो, ए बी वाला वायर का लेंथ कितना है? डायमीटर हो गया ना 2b, तो ये बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर का लेंथ कितना है? 0.5, तो 2 मीटर का लेंथ कितना है? 2 इंटू 0.5 मतलब 1 ओम। अरे यार, 0.5 ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। ए से बी तो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर रेडियस 1 मीटर, डायमीटर 2 मीटर हो गया, तो ए बी का लेंथ 2 मीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 2 इंटू 0.5, 1 ओम आ गया। ये बताओ। और दूसरा देखो, ये बताओ ये वाला लेंथ कितना है? ये लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं तो ये है सरकमफ्रेंस का आधा, दैट इज पाई आर। आर की वैल्यू 1 दी हुई, तो कितना है? पाई। तो बेटा 1 मीटर का लेंथ है 0.5, तो पाई मीटर का लेंथ कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0.5 पाई ओम। 0.5 पाई हो गया ना, 0.5 पाई हो गया, इसी को लिख दो ना, पाई/2 लिख दो, ज्यादा सही है। तो सिमिलरली ये है, इसका भी इतना ही होगा, कितना? पाई/2। तो मतलब एक तरह से ए और बी के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो गाइस, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? 1 है। एक का रेजिस्टेंस कितना है? पाई/2। सिंपली लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से। इधर कितना है ये बताओ। अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाओगे बच्चों, क्या लगाओगे? बुद्धि लगाओगे, तो देखो एक जैसे रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ये पाई/2, ये पाई/2 एक जैसे हैं। तो गाइस, एक जैसे रेजिस्टेंसेस के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? R/N। तो इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/4, क्योंकि आधा कर दो। अब ये दोनों पैरेलल में है, अब 1 और ये पैरेलल है, तो फॉर्मूला क्या लगा दो? तो 1 इंटू पाई/4, 1 प्लस पाई/4, तो कितना आ गया? पाई/4 प्लस
24th का सी आ रहा है। क्लियर? इस 24th का क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ओके, इधर देखो, एक वायर है, रजिस्टर आर इज बेंट इनटू ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। ठीक है, सर्कुलर रिंग बना दिया, मतलब एक वायर था गाइस, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर दिया है, दैट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ठीक है, रेडियस स्मॉल आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू पॉइंट एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है? व्हेन एंगल एक्स ओ वाई इज अल्फा, तो आपको क्या पूछा, क्या है? अच्छा, एक्स और वाई के बीच में एंगल बिटवीन, सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे बोला है निकालने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि आपको पता है कि जैसे कोई आर्क है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका ये वाला जो लेंथ होता है कितना हो जाता है? आर इंटू अल्फा। तो आप एक बात बताओ कि इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का मैं अगर आपसे लेंथ पूछूंगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन का, तो क्या होगा? इसके सामने एंगल अल्फा है, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा? आ जाएगा आर इंटू अल्फा। ठीक है, इधर देखो, अब मैं अगर आपसे इस वाले का लेंथ पूछूंगा, इस वाले पोर्शन का, इस वाले का लेंथ कितना होगा? एक बात बताओ, ये एंगल अल्फा है, तो बाकी ये एंगल कितना हो गया? 2 पाई माइनस अल्फा। तो इसका लेंथ कितना हो गया? एंगल कितना है? 2 पाई माइनस अल्फा को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दे, आर थीटा ही तो होता है, ये आ गया। तो दोनों साइड का आपको लेंथ पता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि कोई एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, उसको आपने मोड़ के आपने ये बना दिया। ठीक है, उसको मोड़ के आपने कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, तो अच्छा, तो आप जरा बुद्धि लगाओ इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाओगे तो आप एक बात बताओ, बुद्धि अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले आप एक बात बताओ कि इसका जो पूरा लेंथ है, इसका जो पूरा लेंथ है 2 पाई आर ना, इस वायर का लेंथ मान लो 2 पाई आर था, रेजिस्टेंस 2 पाई, और रेडियस क्या स्मॉल आर लेते हैं वरना कंफ्यूज जाएंगे। मालूम है, रेडियस को ना स्मॉल आर लेते हैं, स्मॉल आर ही लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल आर ही दिया, वरना कंफ्यूज जाओगे कि भाई रेडियस क्या है, रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गाइस ये बताओ, जब लेंथ इतना है तो टोटल रेजिस्टेंस आर है ना? आप देखो ना, पूरे इसका लेंथ कितना है इस वायर का? 2 पाई आर, तब उसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। तो थीटा एंगल पे कितना होगा? आर अपॉन 2 पाई आर, यही तो होगा। तो गाइस ये बताओ, इसका अगर अल्फा एंगल है, देखो, नहीं नहीं, लेंथ, इसको थीटा क्यों मान रहे हो भाई? लेंथ है ना ये, तो लेंथ है तो 1 मानो, कि जब यूनिट लेंथ होगा तो कितना होगा? आर अपॉन 2 पाई आर। तो गाइस इस वाले पार्ट का लेंथ कितना है? आर अल्फा। तो जब इसका लेंथ आर अल्फा है, तो आर अल्फा को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका रेजिस्टेंस इतना होगा। कितना आएगा? आर अल्फा अपॉन 2 पाई, इतना आएगा, आर अल्फा अपॉन 2 पाई। दूसरे साइड का देखो, इस वाले का लेंथ कितना? इतना, 2 पाई माइनस अल्फा इंटू स्मॉल आर। तो इस आर अपॉन 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? आर 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2, ये आ गया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है। अब गाइस ये हमें एक्स और वाई के बीच में निकालना है, तो अब बताओ, ये आपस में पैरेलल में होंगे, पैरेलल में तो ये हो जाएगा। देखो, सबसे पहले फिर से समझ लो, ये बताओ बच्चों की जो पूरा ये लेंथ था उसको आपने यही तो बना है, इसका रेजिस्टेंस आर था, तो इस पूरे का लेंथ क्या है? 2 पाई स्मॉल आर। तो इस पर पूरा लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई आर का रेजिस्टेंस क्या है? 2 पाई आर का रेजिस्टेंस आर है। तो वो एक मीटर का कितना होगा? आर अपॉन 2 पाई आर होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि जब मेरे को इतने से लेंथ का चाहिए तो मैंने इतने से लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, जब मुझे इस वाले लेंथ का चाहिए तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। देखो, R1 की वैल्यू कितने है? आर अल्फा अपॉन 2 पाई, R2 कितना है? आर इंटू 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई, डिनोमिनेटर में आर अल्फा अपॉन 2 पाई, ये कितना है? आर इंटू, ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने वाला आंसर आपका ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। ठीक है, करोगे तो मैच कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, वो बड़े प्यार से आपका मैच कर जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह का ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना हो, कुछ हो जाएगा मैच। ठीक है, तो आपने इसको पूरे को आपने ऐसे डील करना था।
अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो क्या दिया, इन द गिवन फिगर आई की वैल्यू आपका 0.25, ये वाला करंट, ठीक है। तो आपको ये आर पूछा है। ये बताओ बच्चों, इन तीनों को अगर आप देखोगे, तीनों के तीनों सीरीज में लगे, देखो ऐसे 20 ओम है, ये कितना है 60 ओम है, ठीक है 10 ओम है, ये ऐसे कुछ दिया। तो गाइस तीनों के तीनों सीरीज में है। यार ये बताओ, सबसे पहले दो को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं 20 और 60, 20 और 10 वाले को सॉल्व कर लेते, तो 10 इंटू 20 कितना आएगा 30। यार 20 और 60 को करता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। गाइस 20 और 60 को कर लेते हैं एक साथ, तो कितना आएगा 60 इंटू 20 डिवाइड बाय 80, तो 0 0 कैंसिल। ये 60 डिवाइड बाय 4 15 आ रहा है, जरा चेक करो। 20 और 60 पैरेलल में R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कर दिया, तो कितना है 20 इंटू 17 80 0 0 2 8 4 20, ठीक है। अब गाइस बाकी 15 और 10 का कर लो, आपस में पैरेलल है, यार है। तो 25 चौक 100, 25 6 ओम आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। 6 इन तीनों को करने पे 6 आ गया। तो अब सर्किट कैसा हो गया, देखो ऐसे आर, ये कितना आ गया 6, ये 12 वोल्ट, करंट कितना आ रहा है 0.25। इस 0.25 का मतलब कितना हो गया 25 डिवाइड बाय 100, ये 1/4, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, I इज इक्वल टू क्या होगा V बाय आर, करंट कितना है 1/4, टोटल वोल्टेज 12, टोटल रेजिस्टेंस, अब दोनों सीरीज में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस हमारे 26 का आंसर कितना आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है डी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। यहां देखो क्या दिया है, ए न्यू फ्लैश लाइट सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, ठीक है, गिव्स ए करंट ऑफ 15 एम्पियर, 15 एम्पियर when connected directly to an emitter of resistance 0.04 ohm, the internal resistance of cell, तो आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो मतलब गाइस कोई न्यू फ्लैश लाइट है, गाइस कोई न्यू फ्लैश लाइट है, सेल जिसका EMF 1.5 वोल्ट बोल रहा है, गिव्स ए करंट ऑफ 15 एम्पियर, उसको कितना करंट दिखा रहा है 15 एम्पियर बता रहा है। व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन एमिटर, उसको किससे कनेक्ट कर दिया आपने, डायरेक्टली एमिटर से कनेक्ट कर दिया। तो मतलब कोई सेल है, इतना है, कितना कनेक्टेड डायरेक्टली एमिटर रेजिस्टेंस 0.0, एमिटर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो मान लो ये आपने एमिटर लगाया, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये कुछ ऐसा, ये EMF आर। ये बताओ इस इंटरनल, इस एमिटर का रेजिस्टेंस भी कितना दिया 0.04 एम दिया है, और ये आर, इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर, और इसका EMF कितना दिया है 1.5। तो गाइस ये बताओ इस पूरे सर्किट में I इज इक्वल टू V बाय आर कर दो। ये आपका 1.5, टोटल वोल्टेज कितना है 1.5 ही है, सॉरी करंट आपका 15 है ना, करंट आपका 15 है, वोल्टेज आपका इतना, रेजिस्टेंस क्या, देखो ये वाला 0.04 जो है सीरीज में, ये 0.04 ओम जो है सीरीज में किसके साथ है, ये 0.04 जो सीरीज में है इंटरनल रेजिस्टेंस R के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 15 R प्लस 0.04 इज इक्वल टू 1.5, सॉल्व कर लो, तो 15 R, ये कितना हो गया 15 चौक 60, 0.6 इज इक्वल टू 1.9, 15 R, ये मेरे ख्याल से 0.9 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाय 15, ठीक है। तो गाइस ये 0.9 को हम किससे डिवाइड देते हैं 0.9 डिवाइड बाय 15, तो मेरे ख्याल से 0.06 आ रहा है, चेक करो 27 का आई थिंक 0.06 ओम आ रहा है, मैच करके देखो इज इट मैचिंग और नॉट, ठीक है। चेक करोगे तो गाइस ये मैच कर ही जाएगा, 0.06 सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 28 पे चलोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया देखो, फॉर ए सेल, गाइस कोई सेल है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, टर्मिनल वोल्टेज इतना दिया हुआ है, व्हेन द सर्किट इज ओपन एंड रिड्यूसेस टू दिस
गाइस सेल है, टर्मिनल वोल्टेज इतना दिया हुआ है, व्हेन द सर्किट इज ओपन एंड रिड्यूसेस टू दिस, ठीक है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 5 फ्रॉम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा, आपको ये पता है बच्चों कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और आपका ईएमएफ क्या होता है? देखो, टर्मिनल वोल्टेज ये है आपका ई माइनस आई, ठीक है गाइस। क्या बोला? टर्मिनल वोल्टेज इतना है, व्हेन द सर्किट इज ओपन, सर्किट जब ओपन करोगे तब आपका आई का वैल्यू 0 जाता है, तब वी आपका ई का बराबर, और वो कितना दिया आपको? 1.8 वोल्ट दिया है। तो आपकी वी की वैल्यू पता है कितनी है? ये बताओ, वी की वैल्यू इतनी है, तो देखो 1.8, ये ई माइनस आई इंटू क्या है? आर। अरे यार, मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है? अब हमें आई भी तो निकालना पड़ेगा, हमें आई भी तो नहीं पता है। हमें वी नहीं पता, वी पता है, हमें 2.2 दिया है, ठीक है। ई कितना है? ई हमें 1.8 है, माइनस आई इंटू आर है, ठीक है। कुछ ऐसा बन रहा है ये आई इंटू आर। चलो छोड़ो यार, आप ये देखो कि एक आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है कितना? 5 ओम का। आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये बैटरी हो गई, ठीक है। और इसका ईएमएफ कितना है? 1.8 वोल्ट है, ठीक है। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है गाइस। इसमें हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और हमें ये पता है कि टर्मिनल वोल्टेज हमारा कितना है, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज पता है कि आपका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे कितना है, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसे यार। ईएमएफ आपको दे ही दिया है गाइस, ईएमएफ आपको यहाँ पे दे ही दिया है। अब आपको बस फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे, मैं अगर आई निकालू तो वी अपॉन ई प्लस आर है, ठीक है। अरे यार, ई अपॉन ना, ई कितना है? ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, तो कितना हो गया? 1.8 आर प्लस स्मॉल। तो गाइज ये आपका आई आ गया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गॉट हियर, आई। ये आपका आई है। अब आप यहाँ पे इस आई को रख दो, आपका आ जाएगा। तो 2 पॉइंट में से 1.8 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0.4 बचेगा ना। ऐसे 2.2 माइनस 1.8, बार बार ये इरेज कर रहा है यार। देखो, इसको चाहो तो ऐसे ही लिख दो, v इज इक्वल टू ई माइनस आई की जगह क्या आ रहा है? ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ई कॉमन ले लो तो आर प्लस आर माइनस आर डिवाइड बाय आर प्लस आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या रहा? ई आर अपॉन आर प्लस आर। सब कुछ पता है इसमें। ये कितना है? 2.2 है, ये आपका 1.8, आर की वैल्यू दिस, और ये 5 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, खत्म, ठीक है। स्मॉल आर की आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से, चलो मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ, थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। डेसिमल हटा ही देता हूँ मैं, ये 5 देता हूँ 11, ये 22 आर, ये कितना है? 90, ऐसा कुछ आ रहा है यार। ये तो नेगेटिव में आ गया, और नेगेटिव में कैसे आ गया भाई? नेगेटिव में आ जाएगा, आर प्लस आर माइनस आर, ई आर हो गया, ई की वैल्यू आपकी 1.8 है। अच्छा यार, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी टी व्हेन द सर्किट इज ओपन, मैंने गड़बड़ तो यहीं कर रखा है, एंड रिड्यूसेस दिस व्हेन द सेल इज कनेक्टेड। गाइस यार ये बताओ, ईएमएफ हद्दी मचा दी भाई मैंने इसमें तो। गाइस ये बताओ कि सर्किट जब ओपन है तब जो ईएमएफ होता है ना, तो ये ईएमएफ हुआ ना, और जब सर्किट क्लोज हो गया तो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा। टर्मिनल वोल्टेज तो उससे हमेशा कम ही होगा ना। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से आप लोग बता जरूर रहे होगे, लेकिन मैंने ध्यान दिया नहीं शायद, सॉरी। तो टर्मिनल वोल्टेज आपका ई आपका 2.2, और v इज इक्वल टू क्या होता है? ई माइनस आई। अब आ जाएगा आंसर, अब आ जाएगा। मैंने ईएमएफ की वैल्यू ही गलत लिख दी थी, ठीक है। तो ये होगा कितना? 1.8, ये 2.2, आर की वैल्यू 5, और ये 5 प्लस आर, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, आएगा 90 प्लस 18 आर, ये हो गया 110। तो 18 आर इज इक्वल टू कितना आएगा? 20, और आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10/9, तो आंसर आपका 10/9, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे
10/9 आ रहा होगा। गलती से एक्चुअली क्या था कि मैंने थोड़ी ध्यान से पढ़ा नहीं मैंने, तो क्योंकि जब सर्किट ओपन है तो यार आपका V की वैल्यू, आपका जो V है वो आपका क्या होगा, जैसे देखो ये कब होता है गाइज, जब सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है तब टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब जब वो ओपन है तो V E के ही बराबर होता है, E के बराबर होता है, क्योंकि IR की वैल्यू 0 होती है। तो अब जब ओपन है तो वो कितना दिया है, वो आपका 2.2 दिया है, और जब क्लोज्ड है तो क्या है वो 8 पॉइंट, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज दिस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, EMF 2 वोल्ट दिया है, इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है, कितना 3.9 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, तो पूछा है कि सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF दिस इज दिस, इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस दिस, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल। अच्छा ये देखो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 3.9 ओम, आपका ये बैटरी, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जिसकी वैल्यू आपको 0.1 ओम दी है, और ई की वैल्यू कितना है 2 वोल्ट। बच्चों आई कितना होगा, ई अपॉन आर प्लस आर, तो कितना है 2, ये कितना है 3.9 प्लस 0.1, तो कितना हो गया 2/4, तो ये 1/2 आ गया। और आपको पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस द सेल, इसने क्या बोला है, वोल्टेज अक्रॉस द सेल, तो यार वोल्टेज अक्रॉस द सेल V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होगा, तो V E कितना है 2, और I की वैल्यू कितनी है 1/2, स्मॉल आर आपका 0.1, दिस विल बी द आंसर। बेसिकली वो आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है कि यार ये बता दो कि भाई टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, मतलब बैटरी के अक्रॉस कितना टर्मिनल वोल्टेज होगा, आपसे वो ये पूछ, ठीक है, वो पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गया है। देखो ये तो क्वेश्चन ही आंसर दे दिया क्या, ए प्राइमरी सेल हैज एन EMF दिस, व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इट गिव्स ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। अच्छा, व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इट गिव्स दिस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब गाइस देखो कोई बैटरी है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब इंटर कितना दिया 1.5, तो गाइस शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब समझ रहे कि आपने इसके दोनों टर्मिनल को ऐसे जॉइन कर दिया, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, आपने इसको शॉर्ट सर्किट। तो गाइस इसका देखो अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो यार ये जो करंट होगा क्या होगा V, और इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, और तो कुछ है ही नहीं, तो कितना है 1.5, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका निकालना है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 दिस, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5 डिवाइड बाय 3, ये 1/2 आ जाएगा 0.5, आंसर आपका C आ गया, ठीक है। तो गाइज वी आर गेटिंग हियर ऑप्शन C, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन C यहाँ पे मैच करे। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो, ठीक है। तो आई होप 30 क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, बेवजह छोड़ने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, रीड करो जरा इस क्वेश्चन को सब लोग, क्वेश्चन नंबर 31 को रीड करो, एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन, चेक करो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। रीड करो दो यार, फटाफट निपटा दो भाई, क्या दो जल्दी से बस। देखो क्या दिया है कि कोई बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम दिया है, that is connected to the network of resistance shown in the figure, in order to give the maximum power to the network the value of R। तो पूछा है यार इस नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए R की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि भाई R की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो देखो इसमें आपको करना है क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसमें, एक सेकंड बताऊँ, 10 20 तो यस, हाँ 30 आ जाओ। गाइस यहाँ पे आप देखो, ये अगर आप देखोगे ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये और देखो
ये 6R है, इसको मैं A नाम दे रहा हूँ, तो B, इसको X और Y। ये बताओ A है, ये आपका B है, इसके बीच में मैं देख रहा हूँ तो ये क्या है R। तो देखो A और B, Y के बीच में दोनों आ रही है सीरीज में, तो ये इनको ऐसे लिख दो ना, 2R ऐसे। अब देखो ये दोनों है सीरीज में A और B के बीच में, तो वो क्या है 2R। और ये कितना है, ये आपका, ये बच्चों ये आपका क्या है R है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो अब आप बताओ कि ये A और B के बीच में क्या बन रहा है, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या, चेक करो। ये आपका 4R दिया, हाँ, तो ये Y 4R, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। गाइस ये हटा दो, तो ये हटा दोगे तो ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। देखो ये 2R है, ये R है, ये आपका A पॉइंट था, ये आपका B पॉइंट। गाइस ये कितना है, ये आपका 2R है और ये क्या है 4R। गाइस ये 2R और 4R कितने हो गए, 6R हो गए। और ये 2R और ये कितना होगा, ये आपका 3R हो गया। अब ये 3R और 6R पैरेलल में है ना, तो कितना आ गया, ये 18R और ये कितना आ गया 9, तो कितना आ गया 2R। तो बच्चों ये 2R आ गया। मतलब इस पूरे रेजिस्टेंस के सेटअप को मैंने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया बच्चों, 2R आ गया। चेक करके देख लो 2R आ रहा है, ठीक है, 2R आ रहा है। जब पूरे को आपने सॉल्व किया तो ये इसके 2R के बराबर आ रहा है, चेक करके देखो, ठीक है, 2R के ये बराबर आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट कि ये चलो 2R ही आ रहा है ना, चेक कर लो, 18 और 9, तो 2R आएगा, तो 2R ही लग रहा है। अब आप बताओ बच्चों कि इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है, इसका 4 ओम। यार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन ही यही होती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन क्या है कि जो आपका एक्सटर्नल है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2R, इंटरनल कितना है 4, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, ये आंसर। तो बढ़िया सा सवाल था, ठीक है। इसमें ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरफ, ये क्वेश्चन आपको बड़े ही प्यार से पूछ सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरफ सॉल्व करके इसे आप बता दो, ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, 32 देख लो, 32 में क्या दिया चेक करो। देखो, टू बैटरीज A and B each of EMF 2 volt are connected in series to external resistance of 1 ohm। ठीक है, दो बैटरी दे दिया, ईच मतलब दोनों 2-2 वोल्ट के, 2 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दे दिया 1 ओम दे दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए, गाइस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे दिया 1.9, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे दिया 0.9 ओम दे दिया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी ए। तो गाइस बैटरी ए के अक्रॉस देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी ए। तो सबसे पहले आप करंट निकाल लो कितना फ्लो कर रहा है। देखो आई अपॉन क्या होगा, देखो दोनों बैटरी सीरीज में, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 इनका ऐड हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरे का टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि यार तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, पहले वाले बैटरी का रेजिस्टेंस, दूसरे वाले बैटरी का रेजिस्टेंस और जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस, वो सब सीरीज में। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 पॉइंट, दोनों का कितना दिया 2-2 वोल्ट दिया ना, तो 2 वोल्ट 2-2 4 हो गए, तो कितना हो गया। पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना दे दिया 1.9, दूसरे वाले का 0.9 और ये कितना दे दिया 1, तो कितना हो गया 4। और ये कितना आ गया गाइस, ये आ गया 1 1 2 हो गया। देखो 1.9 0.9 कितना हो गया, यार डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, तो दिमाग नहीं लग रहा भाई। कितना दिया है गाइस, 1.9 प्लस ये हो गया आपका 0.9 प्लस 1, तो 3.8। ये आपका आई आ रहा है, चेक करो ये आ भी रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है ये, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सही लग रहा है मेरे को, तो भी 3.8 चलो ठीक ही होगा। अब गाइज इसके आगे हमें थोड़ा इसमें अब सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें 4/3 सही लग रहा है। अब आपको पहली वाली बैटरी के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो बच्चों अब इससे करंट ऐसे जा रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है,
तो जब भी कोई बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ई माइनस आई आर। तो ई कितना है आपका, 2 वोल्ट है ना, ई की जगह वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। ये कितना है, 2 है। ये आई की वैल्यू 4/3.8 और ये आपका 1.9 है। देखो 2 और ये 4 और ये मेरे ख्याल से 19 दूनी 38, ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो गाइज उसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या है, 0 है। ठीक है, 0 आ रहा है, क्रॉस चेक करके देखो। तो आपका यहाँ पे उसके क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, तो वो आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ठीक है, ये गाइज ये 2 ओम ले लो, इसको आप 10 ओम, 2 ओम और 10 ओम दिया है। ठीक है, ट्राई करो बच्चों, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे ही होने वाले हैं अभी, 1.5 घंटे भी तो नहीं हुए ना अभी, तो 1.5 घंटे हो गए, शायद 1.5 घंटे हो गए। चलो यार सॉल्व करो, थोड़ा खुद भी सॉल्व करो यार, सारे क्वेश्चन मेरे से ही सॉल्व करवा रहे हो। ट्राई करो इसका, देखो कितना आ रहा है। एवरीवन रीड दिस। रीड करो गाइस। चलो आ जाओ गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे ए और बी के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है। देखो कैसे चलते हैं, ए से आप चल रहे हो तो वहाँ पोटेंशियल वी है। अब देखो करंट हमेशा देखो हाइयर से लोअर में फ्लो करता है। तो जब आप हाइयर से लोअर में जाते हो तो वोल्टेज डिक्रीज करता है। तो देखो माइनस आएगा तो 2 है, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 ये। अब देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, तो प्लस से माइनस, हाइयर से लोअर में जा रहा है डिक्रीज करेगा, -3। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव, हाइयर से लोअर में जा रहे हो, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, डिक्रीज करेगा कितना, 10 × 1। फाइनली बी पे हमने खत्म। ठीक है, ये 4 -3 -10 इज इक्वल टू वी पी। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, ये आ रहा है 17 आ रहा है क्या, दोनों मैंने प्लस में कैसे आ गया। अरे ये 10 ही ओम दिया है कि मेरे ख्याल से ना ये 1 ओम दिया है, तभी ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसको आप 1 ओम करो, मैच कर जाएगा। हाँ, अब देखो 4 3 1 7, 4 और 3 1 7 हो गया। ये 1 ही दिया था ना, ये 3 लग रहा है और ये 2 लग रहा है मेरे को यार। मेरे को डेटा भी ना इसके ना डायग्राम में ना डेटा सही से दिख नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से तो 2 ही था। ओके, तो बट मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो 4 और ये 3। सर अच्छा, करंट 2 एम्पियर है ना, करंट दोनों एम्पियर है ना, इसलिए तो 4 3 7 8 9, ठीक है 9 वोल्ट। गाइस वो रेजिस्टेंस आप 1 ओम लेना ना, और करंट तो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है ना, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। 4 3 7 8 9 हो गया, 33 भी हो गया हमारा, 34। ठीक है, तो गाइस 34 आप देख सकते हो कि 34 आपका ये कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए बच्चों आज हमने, 34th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि इन द सर्किट शॉन बिलो E1 इन E2, ये आपका 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, इसका सॉरी 0.5 ओम है, इसका कितना है 1 ओम है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1 एंड E2, तो E1 एंड E2 के अक्रॉस पोटेंशियल, तो पहले रजिस्ट करंट निकाल लो। देखो ये 6 और 3 सीरीज पैरेलल में है, तो 6 × 3/6 + 3, तो कितना है ये 2 ओम आ गया। अब गाइस देखोगे तो ये आपका 4.5 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये। अब इधर देखो गाइस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, और दोनों बैटरी का देखो, ये वाला ऐसे है और ये वाला अपोजिट में है, ध्यान रखना 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो पहले रेजिस्टेंस हम पूरा देख लेते हैं कितना है, तो 4.5 + 2 + 0.5 + 1, तो देखो 4 1 5 हो गया, 6 7 8 ओम आ गया। अब हमें करंट निकालने, टोटल वोल्टेज गाइस, दोनों बैटरीज ना ऐसे लगी हुई हैं, तो दोनों के दोनों पैरेलल में है। देखो ना, ये आपका 8 वोल्ट है और ये क्या है 4 वोल्ट, तो 8 - 4 हो जाएगा, टोटल 8, तो कितना आ गया 4/8, 1/2 ओम। ओके, अब गाइस आप ये बताओ, एक बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, एक चार्ज हो रही है, करंट कैसे जाएगा, ऐसे बड़े वाले में से करंट फ्लो करेगा ऐसे। तो गाइस जो 8 वाली है ये डिस्चार्ज हो रही है, और जो डिस्चार्ज होता है उसका कैसे इक्वेशन आता है, E - IR।
तो कितना 8, करंट 1/2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये आ गया 8 माइनस 1.5, तो 7.5 वोल्ट आ गया दूसरी वाले। अब गाइस इसमें देखोगे वो क्या हो रहा है, चार्जिंग, वो चार्ज हो रही है, तो उसका जो V होगा E प्लस IR होगा। तो E कितना है, E है उसका 4, I 1/2 और R कितना है 0.5, तो 0.5 करो 0.25 तो 4.25। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपका ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है बेटा, एक में करंट जा रहा है, एक से करंट आ रहा है, तो बेटा एक चार्ज हो रहा है, एक डिस्चार्ज हो रहा है। तो जो चार्जिंग वाला होता है उसके लिए E प्लस IR होता है, और जो डिस्चार्ज होता है उसके लिए E माइनस IR होता है, तो ऐसे निकलेगा। अब गाइस ये लास्ट क्वेश्चन जो 35th है, लास्ट ही है ना भाई, हाँ लास्ट है, तो मैं इसको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ आपको। तो ऑलरेडी मैंने 34 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो बाकी इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, 35th है, तो सारे क्वेश्चंस लगा लेना। अभी एक सेशन में और भी ले लूंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो गाइज आपका आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें 5 टेस्ट हैं आपके जो इंटायर सिलेबस क्लास 11th को कवर कर रहे हैं, और 5 टेस्ट हैं जो ऐसे हैं जो इंटायर क्लास 12th के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। टोटल 10 आपके ये सिलेबस 10 टेस्ट है, ठीक है, 5 पार्ट टेस्ट, 5 11th वाले, 5 12th वाले, तो ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। तो इसमें आप दे सकते हो पूरे 10 फ्री फुल लेंथ टेस्ट है। तो जो भी 2022 वाले स्टूडेंट है, जो भी 2022 के एस्पिरेंट्स है, वो तो यार दे ही दो, क्योंकि काफी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड गाइज जो और साथ के साथ ऑल इंडिया लेवल पे आप अपनी रैंक देख सकते हो कि ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक कितनी है, कितनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है नहीं है, ठीक है, कितना पानी में हो या नहीं, मतलब तैयारी सही चल रही है नहीं चल रही, उसका आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो यार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स अ लॉट।